आज हमारे साथ मौजूद है काची सिंघल, जिनके बारे में मेरे ख्याल से पूरा शहर अब तो जान ही चुका है, जिन्होंने 223वीं रैंक प्राप्त की है यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो कैसा महसूस कर रही हैं इस समय आप? पहले तो बहुत बहुत थैंकफुल फील कर रही हूँ कि सब बड़ों के आशीर्वाद और थोड़ी सी मेरी मेहनत थी शायद, और बाकी सबका सपोर्ट जो रहा, भगवान की कृपा, सब कुछ से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और दूसरा तो यकीन नहीं होता है, अभी उसी चीज़ को शायद बस अपने अंदर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि फाइनली ये जर्नी कंप्लीट हो गई। तो बहुत बहुत थोड़ी सी नहीं, आपकी बहुत मेहनत रही है, तभी आप आज यहाँ पर हैं। सबकी शुभकामनाएं आपको मिल रही, सबका प्यार आपको मिल रहा है। जैसा मुझे पता चला आप डांसर थी, और डांसर से यूपीएससी का सफ़र, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। जी, मैंने कथक नृत्य शुरू से किया है। जब से मैं 4 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ, और आगरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स करे। उसके अलावा नेशनल लेवल पर भी एनडीटीवी सरोज खान जी के साथ किया हुआ है, डीडी मेट्रो में किया हुआ है, यूपी संगीत नाटक अकेडमी में भी किया हुआ है। तो डांस मेरे लिए मेरा बिल्कुल मेरी जीवन का एक हिस्सा था जब मैं शुरू में स्कूल में थी। और 9th तक मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और प्रोग्राम्स करे, पर साथ ही में मैं स्कूल में पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही थी और अपनी रुचि रखती थी कि मुझे अपना करियर एक एकेडमिक डायरेक्शन में कुछ बनाना है। तो डांस को मैंने कभी एक करियर का रूप ना देखकर हमेशा एक ऐसी चीज़ समझी जो शायद मेरा एक पैशन था, मेरे दिल के बहुत करीब था, और एक ऐसी चीज़ थी जो मैं हमेशा कंटिन्यू करूँगी चाहे मैं कुछ भी बनूँ। क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मैंने उसको करियर को एक अलग डायरेक्शन में अपना लेके गई। तो 10th के बाद मैंने फोकस किया कि मैं क्या करियर लूँगी, इसकी तरफ मैंने सोचा। फिर 11th 12th मैंने डीपीएस आरकेपुरम दिल्ली से किया। वहाँ पे मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने फिर लॉ में ग्रेजुएशन किया, और अपनी ग्रेजुएशन में मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। तो वहाँ यूनिवर्सिटी में मैं टॉपर्स में रहती थी, तो उसके बाद से ही लॉ में भी बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैंने लॉ में ही अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। कुछ टाइम जॉब किया, बट हमेशा से मेरे अंदर एक पैशन रहता था कि मुझे लॉ को देखना है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस चीज़ को समझना है, कुछ सॉल्यूशंस देखने हैं। अपने आसपास जो मैं चीज़ें देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, उनके बारे में सोचा करती थी। तो वो सारी चीज़ों से मुझे लगा कि शायद सिविल सर्विस एकमात्र ऐसी प्लेटफॉर्म है जो हमें इसका मौका देती है। साथ ही में डांस मेरी जीवन शैली का हिस्सा है, तो उसको मैं कभी अलग नहीं देख पाती। तो आपका जो सवाल था कि डांस से मैं कैसे यहाँ हूँ, मैं कहूँगी इसका आंसर यही है कि आज मैं अगर सिविल सर्विसेज में आ पाई हूँ तो डांस भी आज भी मेरा हिस्सा है, और आगे चल के मैं डांस को भी उतना ही बढ़ावा भी दूंगी सोसाइटी में, और इसको कंटिन्यू भी करूँगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप डांस को भी आगे तक कंटिन्यू रखेंगे और उसे आगे प्रमोट भी करेंगी। आपने लॉ की, उसके बाद आपने जॉब भी की, और जॉब के दौरान जैसा अभी बातचीत में मुझे समझ में आया कि आपको लगा कि आपको लॉ को समझना था। उसके बाद जब आपने डिसाइड किया होगा कि नहीं अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या उस वक्त मन में आपके चल रहा होगा कि मैं अपनी जॉब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम सेटल हो जाते हैं उसके बाद जॉब छोड़ना, किसी नई चीज़ की ओर बढ़ना काफ़ी मुश्किल वो डिसीजन लेना हो जाता है। आपके मन में क्या उथल पुथल थी, और उस टाइम पे फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? जी, मेरे मन में उस समय यही था कि अगर अभी नहीं किया तो कब किया, क्योंकि मैं अपने समय जो मेरी एज थी मुझे लगता था कि भाई यही टाइम है जब आप रिस्क ले सकते हैं। और प्लस मुझे ये पता था कि जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ या जो मैं करना चाहती हूँ, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, और मेरा हमेशा बहुत मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनका सोल्यूशन ढूंढना चाहती हूँ। तो मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास भी बहुत था। और पेरेंट्स को जब आके ये बात कही तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि आप बिल्कुल कर लेंगे, एंड उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। फिर बहुत अच्छी बात है, फैमिली का सपोर्ट होता है तो हम जल्दी चीज़ों को कर लेते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसको आपको प्रिपेयर करने में थोड़ी सी मुश्किल आई हो? जी, ऐसा जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हम जनरल स्टडीज़ जिसको कहते हैं, उनमें सभी सब्जेक्ट्स मुझे बहुत पसंद आते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हर सब्जेक्ट का एक दूसरे से लिंक है। हम हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस, सबको जब हम एक समान समझेंगे तभी हम किसी भी मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से हर डायरेक्शन से समझ पाएंगे। तो मुझे उनमें तो बहुत मज़ा आता था और मैं खूब इंटरेस्ट से पढ़ती थी। पर एक सीसैट का पेपर था जिसमें हमें मैथ्स करनी होती है, तो वो भी मैं करती थी अच्छे से, पर क्योंकि मैंने लॉ किया था तो 5 साल मेरा मैथ्स से थोड़ा टच
छूट गया था, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। बस इतना मैं कहूँगी कि मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा उसमें, बट अदरवाइज़ मुझे ह्यूमैनिटीज़ ओवरऑल बहुत पसंद था, तो और वो भी बहुत अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई पढ़ाई। आपकी मम्मा बता रही थी कि आप शुरुआत से काफ़ी होशियार रही हैं, इसीलिए आपको शायद मुश्किल नहीं आई है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, कहते हैं हमारी कोई ना कोई एक प्रेरणा ज़रूर होती है जिसकी वजह से हम अगर कई बार हो, जैसे कि आपने 3rd टाइम में क्लियर किया यूपीएससी का एग्ज़ाम, तो फर्स्ट टाइम जब आपका नहीं हुआ होगा सिलेक्शन, तो आपको एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में रहता है यार मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे आपको प्रेरणा मिलती रही? आई थिंक कारण जो एक था कि हम एक देखना चाहते हैं कि हम चीज़ों के लिए सल्यूशंस ढूंढ पाएँ, या जो हम आसपास एक इच्छा रखते हैं कि हम उस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, हम उन सल्यूशंस में और हेल्प कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत चेंजेस मैं अपने आसपास देख रही हूँ कि बहुत कुछ नई चीज़ें गवर्नमेंट लेकर आ रही है और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो वो मुझे लगता था कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। और प्लस जो मैंने एग्ज़ाम दिए, तो इनिशियली जब मुझे थोड़ा सा फेलियर हाथ में लगा, उसको मैंने फेलियर ना देखकर उससे क्या मैं सीख सकती हूँ इसका हमेशा सोचने की कोशिश करी, ना कि ये ब्लेम करा कि अरे मेरी परिस्थिति ऐसी है या ये ऐसा है। मैंने खुद ही में टटोला कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी में मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो वो हमेशा से था कि नहीं, इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, मैं इसको कर सकती हूँ, तो ये था। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ती रही और उसका रिजल्ट तो आज हम सबके सामने है ही। कांची, आपसे ये जानना चाहूँगी कि तैयारी के साथ साथ हमें और ऐसी कौन सी चीज़ों की तरफ और भी ध्यान देना चाहिए? आई थिंक तैयारी के साथ साथ अपनी हॉबी जो होती है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर उसमें कुछ फिज़िकल फिटनेस वगैरह से इन्वॉल्व है तो वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल पढ़ाई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक होलसम तरह से समझ पाए चीज़ों को। तो आपको इंटरेस्ट एक्टिवली रखना चाहिए दूसरी हॉबीज़ में भी, और स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप करते हैं तो वो कर सकते हैं। एक चीज़ और, इस बार जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ देखा कि लड़कियाँ आगे हैं, लड़के कहीं ना कहीं अभी पीछे होते जा रहे हैं। पहले लड़कों का रेशियो ज़्यादा होता था, लड़कियाँ पीछे, तो इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ कि ये अब शायद लड़कियों को तो बहुत पहले से पता था कि वो कर सकती हैं, और अब वो आगे आने लगी हैं, तो अब समाज को भी लग रहा है। और शायद अगर हो सके तो मेरे माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लड़कियों को आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये नहीं कर सकती, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नहीं जा सकती। हर प्रोफेशन ओपन है और लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, कई बार लड़कों से भी अच्छा करती हैं। बस उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है लड़कियों को खुद में विश्वास आना चाहिए। समाज तो खैर मोटिवेट करता है, बट लड़कियां कभी कभी खुद ही फील करने लगती हैं कि शायद ये चीज़ हम नहीं कर सकते, तो वो बस नहीं करना है, अपने ऊपर विश्वास रखिए। कांची, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? यूपीएससी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो बहुत ही बेसिक्स जो बुक्स हैं उनको बहुत इम्पॉर्टेंटली आपको समझना है। एक जो मैंने प्रॉब्लम देखी वो ये है कि क्योंकि डिजिटल मीडिया में इतना ज़्यादा गाइडेंस है, इतना ज़्यादा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन, नोट्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कई बार आप गाइडेंस लेने के चक्कर में मिसगाइड हो जाते हैं। तो हम अपनी बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज़, ये सब छोड़ के हम नोट्स में चले जाते हैं कि हम यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें। तो आप शुरू में ही समझ लीजिए थोड़े टाइम लगा के कि भाई ये किताबें हैं और हमें इनसे हिलना नहीं है। जो बेसिक किताबें हैं एनसीईआरटीज़, हमें उनसे नहीं हिलना है, और आप उन्हीं को रिपीट करिए, रिवाइज़ करिए और टेस्ट और प्रैक्टिस करिए। जो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी की कमी है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस में, हमारे क्वेश्चन को अप्रोच करने के तरीके में होती है, ना कि हमारी बुक्स की उसमें। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करी हैं तो वो काफ़ी हैं। मतलब ये ना हो कि हम आजकल ऑनलाइन इतना भाग जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। आपने जब तैयारी शुरू करी थी तो आपने सेल्फ स्टडी करी या किसी कोचिंग का सहारा लिया? मैंने मेजरली सेल्फ स्टडी करी थी। हाँ, कोचिंग्स में हम जो मॉक पेपर्स देते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे आप ज़रूर मॉक टेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट अपने आप नहीं समझा है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और कोचिंग्स आपको आप पूछ सकते हैं कि हम कैसे कर लें, पर आप अगर वहाँ पे क्लासरूम उनके प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट। बहुत अच्छी जानकारी दी। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों के अंदर खुद इच्छा होनी चाहिए करने की, तो वो सेल्फ स्टडी से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी कांची, अब सर्विस में आने के बाद? जी, मैं बस कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट दूँ। जो मुझे ड्यूटीज़ मिली हैं करने के लिए, मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक बेनिफिट के लिए करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्विस कर सकती हूँ वो करूँ।
और डांस में मुझे लगता है कि बच्चों को ज़रूर प्रमोट करूँगी कि कथक नृत्य में लोग आगे आएँ, और लड़कियों को लेकर ज़रूर मेरा वो रहेगा कि लड़कियां आगे से आगे बढ़ें अपने करियर में। बहुत बहुत धन्यवाद कांची आपका। और अभी लास्ट में एक मैसेज भी चाहूँगी आगरा की जनता के लिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी आगरा वासियों को कि जो भी हमारी लड़कियां हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, प्लीज़ उन्हें आगे बढ़ाइए। और यही कहूँगी सारे जो यंग बच्चे हैं कि सपने बड़े देखिए और उनको मेहनत करके पाने की अपने अंदर क्षमता रखिए। भले ही आप शुरू में थोड़ा फेलियर आपको महसूस हो, बट वो जो फेलियर के बाद आप अपने आप को पुश करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आप कभी मत, अब चाहे आपको दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर आप हमेशा अपने इरादों पर टिके रहें। थैंक यू सो मच कांची। आपने अपनी सक्सेस के पीछे की जो स्टोरी है वो आज हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करी। आशा करते हैं कि आप अपने आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा करेंगी और जो दायित्व आपको दिए गए हैं उन्हें बहुत अच्छे से और बखूबी निभाएंगी। तो श्रोताओं, आगे हम बात करेंगे कांची सिंघल की मदद से। तो अभी बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ ब्रजवानी।